उसके बाद एक समय ऐसा आया कि जब मेरा एक्चुअली एग्ज़ाम वगैरह था और जब मैंने प्रिपरेशन एक्चुअली अच्छा कर लिया, ठीक है ना? लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चंस वगैरह था, वो हमसे नहीं बन पाता था। तो वहाँ पर मेरा मॉक टेस्ट में आ रहा है 29 नंबर, 31 नंबर, 32 नंबर, कभी 27 नंबर, कभी 22 नंबर, इस तरीके से मेरा नंबर आ रहा है। मैथ्स में मैंने जो भी अटेम्प्ट किया, एक तो मैथ्स में मैं सिम्प्लीफिकेशन वगैरह या स्कोरिंग टॉपिक्स के अलावा आगे कभी डीआई तक भी नहीं पहुँच पाता था। और वही चीज़ एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा 30 नंबर या 29 नंबर मान लेते हैं, और वो एक्चुअली मेरा मॉक का स्कोर रहा। लेकिन जब मैं रियल एग्ज़ाम में बैठता था, तो रियल एग्ज़ाम में मेरा नंबर बढ़ जाता था। क्यों? मॉक आप लोगों का जो फ्यूचर है वो डिसाइड नहीं करेगा। हाय गाइस, क्या हाल-चाल? तो आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी करीब, काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आप में से कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम होगा 7 अगस्त को, किन्हीं का होगा 13 को, किन्हीं का 14 को होगा, ठीक है? तो जिन भी स्टूडेंट का जिस भी डे और जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है ना, तो उनके लिए क्या महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी फॉलो उन्हें करना चाहिए लास्ट टाइम में या एग्ज़ाम के टाइम में, उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? अगर आपका अपना कोई पर्सनल स्ट्रैटेजी, बोलने का मतलब खुद का अगर स्ट्रैटेजी है जो सही में आप लोगों को इम्प्रूवमेंट दिलाया है, इम्प्रूवमेंट आप लोगों के अंदर लाया है, ठीक है ना? और अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अभी मॉक टेस्ट वगैरह में अच्छा रहा है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि अगर आप लोग उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, तो आप लोग अपने सिलेक्शन के करीब पहुँच सकते हैं, ठीक है? या आप लोगों का सिलेक्शन हो ही जाएगा। प्री का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग उस पे बिल्कुल स्टिक रहें, ठीक है? लेकिन अगर आप लोगों का कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है और अगर आप लोग अभी भी कन्फ्यूज़ हैं कि आप लोगों को एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप लोगों को लास्ट टाइम में जो भी आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में मॉक वगैरह लगाया है, उसमें अगर आप लोगों को फ़ायदा देखने को नहीं मिला है, स्कोर वगैरह बूस्ट नहीं हुआ है, अटेम्प्ट बूस्ट नहीं हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके अलावा इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि जब मेरा सिलेक्शन का फेज़ था ना, सिलेक्शन का फेज़ बोलने का मतलब जब मैं तैयारी करता था, सिलेक्शन से पहले, तो उस समय जो मैं मॉक टेस्ट वगैरह लगाता था, ठीक है? तो उस समय मेरा स्कोर मुझे क्या देखने को मिलता था, कितना परसेंटाइल वगैरह मुझे आता था, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। और ये जो भी मैं बताऊँगा ना, पूरा का पूरा सच रहेगा, कोई भी इसमें मैं हवाबाज़ी या बकवास नहीं करूँगा, ठीक है? बेकार का कि हाँ, मेरा तो इतना परसेंटाइल आता था, तभी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये सब हम लोग उसके ऊपर कोई भी बकवास फेंक-फाक नहीं करेंगे, ठीक है? जो भी रहेगा वो बिल्कुल जेन्युइन रियल रहेगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप लोग स्मार्टली फॉलो करेंगे तो फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मैं सच मुँह पे बोल देता हूँ, ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले आपका जो पेपर का अटेम्प्ट का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? अगर आपका खुद का कोई अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं है तो, जिससे आप लोगों को फ़ायदा नहीं होता है तो, ठीक है? आप लोगों को टाइम स्लॉट जो है ना कितना देना चाहिए, वो 20 और 25 में डिस्ट्रीब्यूट हमेशा कर लेना चाहिए। उसमें भी आप लोगों को पता होगा ना कि जो एग्ज़ामिनेशन टाइम पे जो भी आप लोगों को आपका जो सेंटर रहेगा, वहाँ आप लोगों को जो सिस्टम में कंप्यूटर अलॉट किया जाता है ना, वो थोड़ा स्लो चलता है। उसे स्क्रॉल वगैरह करने में भी आप लोगों का माउस भी जो है वो थोड़ा धीरे चलता है। वो सिस्टम थोड़ा स्लो चलता है। क्वेश्चन अगर चेंज करता है तो उसमें भी थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, ठीक है ना? तो उसको अगर हम लोग थोड़ा-सा टाइम को कम कर लें, तो मैं सच बताता हूँ आपके पास कम से कम 1 से डेढ़ मिनट जो है ना आप लोगों का वही सब जो जो भी ये सब हो गया ना, उसी को करने में जो भी टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह हैं, आप लोगों को उसमें ही कम से कम तो 1 मिनट या डेढ़ मिनट चला जाता है। कई कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेंटर पे बहुत ही ज़्यादा वो स्लो रहता है उनका सिस्टम, तो इस वजह से डेढ़ मिनट हम लोग थोड़ा मैक्सिमम लेके चलते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके हाथ में 43 मिनट्स है, मान लेते हैं 43 मिनट्स है, ठीक है? क्योंकि 43 मिनट सही में आप लोगों को जब वहाँ पर जाएँगे ना, तो आप लोगों को थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आप लोग जो घर में अगर आप लोग बैठ के जो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे टेस्ट देते हैं ना, उस स्पीड से आप लोगों का क्वेश्चन चेंज नहीं होगा या जिस स्पीड से आप लोग स्क्रॉल कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना? तो उस स्पीड से आप लोग नहीं कर पाएँगे या क्वेश्चन को तुरंत मार्क करके नेक्स्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो इस वजह से एग्ज़ाम सेंटर का जैसा सिचुएशन रहता है, हम लोग उसके बेसिस पे बात करेंगे, ठीक है? जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ठीक है ना? बेकार का हम लोग घर के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे सोचेंगे तो वो 2 मिनट हमारा कहाँ से आएगा, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस वजह से आपको जो वहाँ पर टाइम मिलेगा ना, वो आप लोगों को 43 मिनट ही देखने को मिलेगा। अब हम लोगों को 43 मिनट में क्या कर सकते हैं? तो फिर भी जो भी आपका मैं सच बताता हूँ, जो आपका अभी तक सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन है या स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आप लोग उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा टाइम देंगे। अब वो टाइम आप 20 मिनट देंगे या 25 मिनट देंगे, 23 मिनट देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग सेक्शन है ना, तो आप लोग जो आरआरबी क्लर्क का पेपर होता है ना, पहली बात ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है। बोलने का मतलब ये जो ईज़ी टू मॉडरेट होता है ना, मैं सच बताता हूँ, इसमें आप लोगों को चाहे कोई भी शिफ्ट आ जाए,
थोड़ा-सा हल्का-फुल्का घुमा देगा वो एक अलग बात है, ठीक है ना? लेकिन जो पेपर रहेगा ना वो ईज़ी ही रहेगा, वो पूरा का पूरा डुएबल रहेगा। और यही वजह है कि इसका जो भी स्कोर वगैरह जो लोग मतलब करते हैं या कट ऑफ जो जाता है वो काफ़ी हाई जाता है। क्यों? क्योंकि ये पेपर हद से ज़्यादा डुएबल रहता है, हद से ज़्यादा इसमें आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि पेपर का जो लेवल रहता है ना, वो सही में ईज़ी रहता है। आप लोग विश्वास विश्वास करें मेरी बात का। अगर इतना ज़्यादा डुएबल नहीं होता ना, तो फिर इतना स्कोर कैसे आता? इतना कट ऑफ कैसे जाता? कुछ स्टेट्स का तो कट ऑफ है ना, आप लोगों को पता होगा 79 तक चला जाता है। क्यों? क्या कारण है ऐसा? पेपर जो है वो सच में डुएबल रहता है, ठीक है? अब उसके अलावा पेपर में नॉर्मलाइज़ेशन जो है, ये नॉर्मलाइज़ेशन हो गया ना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग इसके ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को पेपर का अटेम्प्ट का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में आप लोग स्ट्रॉन्ग है, जिस सेक्शन में आप लोग स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? मतलब कि जो आप जिस पे आपका सबसे ज़्यादा अच्छा कमांड है, उसे आप लोग ज़्यादा टाइम दें, ठीक है? अब दूसरी बात, उसमें आप लोगों का क्वेश्चन को करने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तो मैं सच बताता हूँ, पज़ल से स्टार्ट नहीं करना है। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है ना, अगर मान लीजिए आप आपका रीज़निंग स्ट्रॉन्ग है, तो फिर भी पज़ल से स्टार्ट नहीं करना है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है ना, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि अगर मान लीजिए हम लोग कुछ ग पज़ल में मान लीजिए कोई लाइन हमारा मिस हो गया, उसके वजह से पूरा का पूरा पज़ल आप उसमें सेट नहीं कर पाएँगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, फिर से आपको बनाना पड़ेगा। आपका जो दिमाग है ना, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिमोटिवेट होने लगेगा। आपका जो एनर्जी है, वो थोड़ा-सा लॉस्ट होने लगेगा। मैं सच बता रहा हूँ। ये सब जो भी बात है ना, जो भी हमारे सामने वो सिचुएशन क्रिएट होता है ना जब रियल एग्ज़ाम का, तो ये सब हमारे ऊपर हावी होने लगता है। हमारे ऊपर मतलब इसका जो है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है। इस वजह से हम लोग आता हुआ चीज़ भी छोड़ देते हैं, ठीक है? इस वजह से हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो भी हाँ, पज़ल को मतलब सबसे पहले हमें अटेम्प्ट नहीं करना है। हम लोग करेंगे पज़ल, लेकिन थोड़ा बाद में करेंगे। सबसे पहले जितना भी जो ईजी और स्कोरिंग टॉपिक्स होता है, हमें उसके ऊपर कमांड बनाना है और उससे हम लोगों को कम से कम तो मार्क्स को स्नैच कर लेना है। पूरा का पूरा जितना भी मार्क्स हम लोग वहाँ से खींच सकते हैं, स्नैच कर सकते हैं, हम लोगों को स्नैच कर लेना है, ठीक है? अब स्कोरिंग टॉपिक्स में आप लोगों को पता होगा क्या होता है रीज़निंग का, सिलोगिज़्म होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, इनइक्वालिटी होता है, ब्लड रिलेशन होता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस होता है। ये जो जो भी मैंने टॉपिक्स का नाम लिया ना, ये कहीं न कहीं स्कोरिंग होता है, ठीक है? अगर आप लोगों का इसमें प्रैक्टिस अच्छा है, कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है, कहीं पे भी आप लोग फँसते नहीं हैं, तो मैं सच बताता हूँ कि सारे के सारे मिसलेनियस टॉपिक को है ना, आप लोग 8 से 10 मिनट के अंदर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरआरबी क्लर्क में इसी लेवल का आएगा। 1-1 मिनट में आप लोगों का 5 क्वेश्चन अगर सिलोगिज़्म का है ना, तो वो भी हो जाएगा। या अगर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम दें तो 1.5 मिनट में हो जाएगा। 1.5 मिनट में आपका या 1 मिनट में इनइक्वालिटी हो सकता है। अगर मान लीजिए 2 सेट आपका आ गया, एक इनइक्वालिटी का 5 क्वेश्चन का, एक सिलॉग्स का 5 क्वेश्चन का या कोडिंग डिकोडिंग का 5 क्वेश्चन का, तो 10 क्वेश्चन का आप लोगों को मतलब कि जो भी जैसे आए ये अल्टरनेट करके आएगा। किसी में आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग मिल सकता है और किसी में आप लोगों को सिलोगिज़्म मिल सकता है और किसी में आप लोगों को इनइक्वालिटी मिल सकता है। ऐसे करके आप लोगों को 2-2 का सेट मिलेगा, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आपके पास किसी भी 2 का सेट आ गया, तो सच बताता हूँ आप लोगों का 2 से 2.5 मिनट, 3 मिनट में 10 मार्क्स आप लोगों का वहाँ पर बन जाएगा। लेकिन तब जब आपका प्रैक्टिस अच्छा है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो उसका केसेस वगैरह कुछ आता है ना अदर और का या ओनली अ फ्यू वगैरह का, अगर ये सब में आप लोग फँसते नहीं हैं, पूरा माइंड में मतलब आप लोगों को क्लैरिटी है कि हाँ भैया ये क्या कह रहा है, ठीक है? तो आप लोगों का सच में वहाँ पर स्कोर बन जाएगा। अब उसके अलावा जो भी ब्लड रिलेशन वगैरह हो गया या डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, उसे आप लोग कर लेंगे। उसके अलावा आप लोगों को फिर उसके बाद आप लोग पज़ल पे मतलब अपना हाथ जमाएँगे, मतलब कि हाथ मारेंगे, ठीक है? उसके बाद आप लोग पज़ल को अटेम्प्ट करें। पज़ल को सबसे पहले भी पज़ल में भी क्या करना है, जिस पज़ल में आप लोग स्ट्रॉन्ग हैं। पज़ल का भी जो कैटेगरी रहता है ना कि बॉक्स बेस्ड हो गया, फ्लैट एंड फ्लोर हो गया या फ्लोर वाला हो गया, मंथ वाला हो गया, डेज़ एंड डेट वाला हो गया या वीक वाला हो गया, जो भी हो गया, इसमें आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि आप लोगों का सबसे कम टाइम में कौन-सा पज़ल बन जाता है या किस पज़ल में आप लोग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतना ज़्यादा आप लोग कॉन्फिडेंस आप लोगों को मिल चुका है कि आप लोग उसमें कम से कम फँसते नहीं हैं, जब भी आप लोग उसे अटेम्प्ट लेते हैं तो। ठीक है? तो आप लोगों को इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर आपका खुद का कोई सेल्फ प्लान नहीं है तो या सेल्फ कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो, ठीक है? अब उसके अलावा अगर आप लोग इसी तरीके से पजल वगैरह कर लेंगे, तो फिर आपको वहाँ पर क्या करना है, एक वन लाइनर टाइप का आता है। वन लाइनर बोलने का मतलब आपका आ जाएगा कि कोई वर्ड दिया रहेगा एग्ज़ाम या कोई वर्ड दिया रहेगा सेंटर या एस्पिरेंट कह लें,
और उसमें आप लोगों को बताना होगा कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कौन किस क्रम में आएगा या क्या उसका मतलब सीक्वेंस रहेगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो वन लाइनर हो गया ना क्वेश्चन, तो ये सब आप लोग प्लीज़ लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कभी-कभी कुछ ऐसा आ जाता है ना उसमें वर्ड, जिससे थोड़ा-सा टाइम मतलब एक्चुअली वो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा हो जाता है, ठीक है? तो जितना देर में आप एक वर्ड करेंगे, उतना देर में तो आप लोग सच बताता हूँ एक सेट आप लोग इनइक्वालिटी का निकाल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 1 मिनट, डेढ़ मिनट में वो फटाक से हो जाता है। और दूसरा बात, उसके अलावा एक और आप लोगों को मीनिंगफुल वर्ड आता है, तो मैं सच बताता हूँ, अगर आप लोगों का वर्ड पावर थोड़ा-सा वीक है, तो मीनिंगफुल वर्ड को आप लोग कोशिश करें कि बिल्कुल छोड़ दें। आप लोग 39 क्वेश्चन करें, एक्यूरेसी के साथ करें। और हाँ, एक्यूरेसी जो है ना, इसके बारे में भी मतलब इसके बारे में मैं बाद में क्या बात करूँगा, अभी कर लेता हूँ, ठीक है ना? तो आप लोगों को एक्यूरेसी पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है। एक्यूरेसी का जो कमांड है ना, वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि एक्यूरेसी अगर आप लोगों का अच्छा रहा, थोड़ा-सा आप लोगों का शिफ्ट हल्का-सा मॉडरेट आ गया, हल्का-सा, ठीक है ना? या दूसरे शिफ्ट से अगर कंपेयर करेंगे तो। तो आप लोगों को जो नॉर्मलाइज़ेशन देखने को मिलेगा, वैसे भी देखिए एक बात बताता हूँ, 3 दिन एग्ज़ाम है, 3 दिन में एग्ज़ाम अगर मान लीजिए 1 दिन में 4 शिफ्ट, तो 3 दिन में 12 शिफ्ट। 12 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होगा ना, सच बताइए क्या हर शिफ्ट का लेवल एक जैसा होगा? नहीं होगा। अब जब हर एक शिफ्ट का लेवल ही एक जैसा नहीं है, तो हर शिफ्ट का कट ऑफ एक जैसा कैसे होगा? ठीक है? अब जब कट ऑफ एक जैसा नहीं होगा, तो कट ऑफ को एक जैसा बनाने के लिए, इक्वेट करने के लिए कोई ना कोई तरीका होगा और उस तरीका का ही नाम जो है वो नॉर्मलाइज़ेशन है, ठीक है? इसमें आप लोगों को थोड़ा-सा बैलेंस किया जाता है कि हाँ, जो भी शिफ्ट सबसे ज़्यादा ईज़ी आया, जो भी शिफ्ट थोड़ा मॉडरेट आया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कौन-सा ऐसा एक कट ऑफ सेट कर दें जिससे हर शिफ्ट के स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाए या हर एक शिफ्ट के स्टूडेंट को सिलेक्ट करना आसान हो जाए, ठीक है? या उन्हें क्वालीफाई करवाना थोड़ा-सा आसान हो जाए। तो ये जो मेजर है ना, इसे ही नॉर्मलाइज़ेशन कहा जाता है, ठीक है? तो नॉर्मलाइज़ेशन में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इस फैक्टर पे ध्यान दिया जाता है कि किस स्टूडेंट का एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा है। आप लोग भले कम कर रहे हो, लेकिन अगर आप लोग एक्यूरेटली कर रहे हो, तो वो मार्क्स तो आपका कटेगा नहीं, वो वहाँ वहाँ पे आप लोगों का नेगेटिव तो लगेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है ना कि आप लोग कहीं न कहीं पॉज़िटिव साइड में हैं। मतलब कि आप लोग लाइन पे अगर आप लोग नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ अगर मान लीजिए नॉर्मलाइज़ेशन की वजह से जो कट ऑफ आप लोगों का बढ़ रहा है, तो आप लोग नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ कट ऑफ बढ़ने के साइड पे हैं। कब? जब आप एक्यूरेटली क्वेश्चन को करेंगे तो, ठीक है? कम करेंगे लेकिन एक्यूरेसी के साथ में करेंगे, ठीक है? एक्यूरेसी पे आप लोगों का फ़ोकस होना चाहिए। तो इस वजह से ही मैंने बोला कि ये जो है ना, ये बहुत ही बड़ा मैजिक का रोल प्ले कर सकता है। कौन? एक्यूरेसी, ठीक है? क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन में इसके वजह से बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, कम अटेम्प्ट करते हैं लेकिन फिर भी उनका 5, 6, 7 नंबर बढ़ जाता है। और लास्ट टाइम भी मैं सच बताता हूँ, आरआरबी पीओ एंड इवन आरआरबी क्लर्क में ऐसा देखने को मिला था कि लोगों का 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, साढ़े 3 नंबर, 6 नंबर ऐसा तक बढ़ा है। क्यों? अगर उनका शिफ्ट थोड़ा-सा टफ या थोड़ा मॉडरेट आ गया था ना, तो उन लोगों को यहाँ पर एक्यूरेसी की वजह से फ़ायदा हो गया था और वो लोग सिलेक्ट हो गए थे। जबकि जिन लोगों ने ज़्यादा किया था लेकिन एक्यूरेटली नहीं किया था, उन लोगों का वहाँ पर मतलब कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था, ठीक है? अब उसके अलावा यहाँ पर मैंने एक्चुअली पूरा कंप्लीट नहीं किया था इस बात को, ठीक है? तो अगर आप लोग रीज़निंग को ऐसे कर लेंगे ना, तो उसके बाद फिर आप लोग जो नेक्स्ट है सेक्शन, उस पे आप लोग मूव करेंगे मैथ्स पे, ठीक है? अब मैथ्स में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सारा का सारा ईज़ी टॉपिक को कर लेना है। उसमें भी अगर नंबर सीरीज़ आ जाए, तो प्लीज़ आप लोग उसे लास्ट में कीजिएगा। क्यों? सिम्प्लिफिकेशन या अप्रॉक्सिमेशन जो होता है ना, वो बन जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन बन जाता है। अरिथमेटिक बन जाता है। लेकिन नंबर सीरीज़ में खासकर रॉन्ग नंबर सीरीज़, जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ होता है ना, ये आप लोगों को कहीं न कहीं फँसा देता है। 5 क्वेश्चन का अगर ये सेट रहेगा या कभी-कभी एग्ज़ाम में आप लोगों को 6 क्वेश्चन का भी सेट देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों को ये 6 क्वेश्चन का सेट देखने को मिले, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना जो हल्का लेंदी या हल्का ट्रिकी रहेगा या हल्का कैलकुलेटिव रहेगा, जिसका आप लोगों को पैटर्न पकड़ने में थोड़ा-सा मुश्किल होगा। मैं सच बता रहा हूँ, नंबर सीरीज़ जो है ना, बहुत सारे एग्ज़ाम में आप लोगों को अच्छा स्कोर करने से रोक देता है। अगर मान लीजिए आप लोग इस पे अटेम्प्ट मतलब करने लग जाते हैं, ठीक है? ज़रा-सा फँस गए ना, तो इसके वजह से भी आपका जो आता हुआ चीज़ है या जिस चीज़ को आप कर सकते थे, जिस टॉपिक से आप लोग और स्कोर बूस्ट कर सकते थे, अपना अटेम्प्ट बूस्ट कर सकते थे, आप लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे। आप लोग डिमोटिवेट हो जाएँगे, आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे और एग्ज़ाम में जब आप लोगों का जो घड़ी चलता है ना, बोलने का मतलब जो क्लॉक आप लोगों को यहाँ पे राइट साइड पे बताता है टॉप पे कि हाँ, आप लोगों का टाइम वगैरह इतना हो चुका है, इतना मिनट बाकी है, वो भी नेगेटिव बोलने का मतलब रिवर्स ऑर्डर में जब चलता है। तो सच बताता हूँ, दिमाग का जो बत्ती है ना, वो ऑलरेडी फ्यूज़ हो जाता है। इस वजह से आप लोग थोड़ा-सा सिलेक्टेड अप्रोच को अपनाएँ। अगर आपका देखिए, सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि आपका कौन-सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है,
चाहे वो रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, उसको आप लोग सबसे पहले स्टार्ट करें और उसको आप लोग सबसे ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करें। क्यों? आप लोग उसे ज़्यादा टाइम दे के जो आप लोग बना सकते हैं उसे पक्का बना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग है। अब अगर वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं है तो नहीं बना पाइएगा, ठीक है? और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी तरीके से आप लोगों को अटेम्प्ट करना है सबसे पहले ईज़ी, उसमें नंबर सीरीज़ बस बाद में करना है। सबसे पहले सिम्प्लिफिकेशन आप लोग कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो सबसे बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा-सा ईज़ी रहता है। नंबर सीरीज़ वगैरह के कंपैरिज़न में अगर देखा जाए तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, वो थोड़ा-सा ज़्यादा डुएबल होता है, थोड़ा ज़्यादा मतलब ईज़ी होता है वो, ठीक है? वो भी आप लोगों को बहुत ही छोटा-छोटा नंबर का देखने को मिलेगा फैक्टर। बोलने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है? तो कितना हो गया 7, 8, 15 और 7, 8, 56, ठीक है? इसी तरीके से आप लोगों को थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, जो कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा ज़्यादा डुएबल रहेगा, ठीक है? विथ स्मॉलर डिजिट्स, ठीक है? अब उसके अलावा आप लोग उसके बाद आप डीआई को करें और फिर अरिथमेटिक को करें। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप लोग नंबर सीरीज़ को करें। जो आपके पास समय बचेगा, बिल्कुल बचेगा। क्यों? क्योंकि आरआरबी क्लर्क का पेपर है, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है। इसके जो क्वेश्चन्स होते हैं ना, वो अगर आप लोग सही से देखें तो आप लोग 30 मिनट से 35 मिनट्स में सारा का सारा पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। जब अगर आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छा है, प्रिपरेशन अच्छा है, ठीक है? अब उसके अलावा बात करते हैं गुड अटेम्प्ट्स के बारे में। तो आप लोग खुद सोचिए गुड अटेम्प्ट्स, आरआरबी क्लर्क में क्या गुड अटेम्प्ट्स के बारे में बात करना सही है? जहाँ पर कट ऑफ ही 79 जा रहा है, 78 जा रहा है। मोस्टली स्टेट्स या मोस्टली रीजन्स में आप लोगों को 75 प्लस का आंकड़ा देखने को मिलता है कट ऑफ का। क्या ये जेन्युइन है कि हाँ, हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करें? ये तो कोई एक्चुअली मुद्दा ही नहीं है। ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। कब? आरआरबी क्लर्क के पेपर में, ठीक है? इस वजह से कोई भी गुड अटेम्प्ट अपने मन में सेट ना करें। वैसे भी जिस तरह का पेपर आएगा, जिस लेवल का पेपर आएगा, आप लोग उसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। और जो आपके लिए पेपर आएगा, दूसरे के स्क्रीन पे, दूसरे के कंप्यूटर पे भी तो वही ओपन होगा। आपके शिफ्ट में, जो दूसरे के शिफ्ट में आएगा, अब वो भी जिस लेवल का आएगा, चाहे वो ईज़ी आए, मॉडरेट आए, हर किसी के कंप्यूटर पे वो वैसे ही ओपन होगा। ऐसा नहीं है ना कि हाँ, आपको कोई ईज़ी पेपर आ जाए। अगर एक ही शिफ्ट में मान लीजिए अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लेते हैं कि आपके सामने जो क्वेश्चन खुला वो थोड़ा-सा ईज़ी आ गया, ठीक है? मतलब कि वो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था ना, आप लोग मतलब उसे 40 मिनट्स में पूरा का पूरा मतलब निपटा के क्या कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो एक कंप्यूटर छोड़ के जो तीसरा बंदा बैठा हुआ है ना, मतलब आप फर्स्ट हो गए, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है? तो क्या उसको दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा या दूसरे लेवल का देखने को मिलेगा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? एक शिफ्ट में जो भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है, सारा का सारा सेम रहता है। दूसरी बात, हर किसी का लेवल ही एक होगा बिकॉज़ वो क्वेश्चन ही सेम है, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर अलग शिफ्ट से कंपेयर किया जाए तो मेबी वो थोड़ा-सा ईज़ी या मॉडरेट हो सकता है। उसमें आप लोगों को क्वेश्चन में भी चेंजेस देखने को मिलेगा और पैटर्न में भी चेंजेस हो सकता है। मान लीजिए आपके शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग आ जाए, दूसरे के शिफ्ट में सिलोगिज़्म आ जाए। आपके शिफ्ट में आपके शिफ्ट में क्या बोलते हैं इसे, नंबर सीरीज़ आ जाए, दूसरे के शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल जाए, या आपके शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ जाए, दूसरे के शिफ्ट में नंबर सीरीज़ आ जाए मिसिंग वाला। तो इस तरीके से अल्टरनेट आप लोगों को शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलता है और पैटर्न बदलता रहता है, ठीक है? लेकिन एक शिफ्ट में क्वेश्चन कभी भी नहीं बदलेगा। तो जो क्वेश्चन आपके लिए ईज़ी है, वो सब कोई बनाएगा ना, तो आप लोगों को तो ज़्यादा बनाना होगा। क्यों? क्योंकि आपके जैसे ही बहुत सारे लोग वहाँ पर पढ़ के गए हैं, ठीक है ना? इसे ही कॉम्पिटिशन कहा जाता है। दूसरी बात, अगर आपके लिए कोई चीज़ टफ आया है या कोई चीज़ मॉडरेट आया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना, जिनके लिए वो तो पहाड़ है। अगर आपके लिए मान लीजिए कोई चीज़ मॉडरेट है, अगर आप उसे थोड़ा-सा समझदारी से करने का कोशिश करेंगे, अगर आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे, तो वही क्वेश्चन मैं सच बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे वहाँ पर उस रूम में बैठे हुए विद्यार्थी होंगे, बैठे हुए कैंडिडेट होंगे ना, या पूरे जहाँ भी जिस भी स्टेट में एग्ज़ाम वगैरह उस समय आपके सीट में जो लोग दे रहे होंगे, उनमें से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, लाखों की संख्या में, जो उस क्वेश्चन को देख के डर जाएँगे। मैं सच बताता हूँ, उन्हें लगेगा कि भाई ये क्या आ गया मेरे सामने? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मुँह छिपाऊँ? ऐसा होगा, ठीक है? इस वजह से आप लोग बिल्कुल पैनिक ना करें, ज़्यादा प्रेशर ना लें और गुड अटेम्प्ट के बारे में मत सोचें। जो आपका होगा, वही दूसरों का होगा। जो आपके लिए हार्ड होगा, वो दूसरे के लिए हार्ड होगा। जो आपके लिए ईज़ी होगा, वो दूसरे के लिए ईज़ी होगा। और जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हाँ, हाँ, जो आपके लिए हार्ड होगा, ईज़ी होगा, ऐसा करके जो दूसरे के लिए वही होगा, उसका ही मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे दिया, वो कंप्यूटर वगैरह का जो भी बता के, ठीक है? अब उसके अलावा अननेसेसरी का कोई भी प्रेशर नहीं लेना है। बोलने का मतलब कट ऑफ क्या जाएगा, दूसरा का अटेम्प्ट इतना रहा। अगर मान लीजिए आप लोग एग्ज़ाम वगैरह दे देते हैं या देने से पहले ही मान लीजिए सेंटर पे कुछ ऐसे पढ़ाकू टाइप के लोग होते हैं जो बात कर रहे हैं, यार पिछला बार तो मैंने इतना कर लिया था, इस बार मैं इतना कर लूँगा। अबर तो एग्ज़ाम को मैं फाड़ ही दूँगा मतलब, है ना?
80 छोड़िए 82 नंबर ले आऊँगा, 80 छोड़िए 100 नंबर लेके आ जाएँगे। मतलब इस तरीके से अगर रहेगा ना, अरे छोड़ो ना यार प्री को डायरेक्ट हमको मेंस में बैठा देगा। ये सब अगर मान लीजिए आप लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं, तुरम खान टाइप लोग या तीसमार खान टाइप के लोग, तो उन लोगों का बात सुन के कोई टेंशन नहीं लेना है, चिल करना है एकदम, क्या बाहर में जाए वो, एकदम बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं लेना है। सिंपल सा अपने ऊपर फ़ोकस करना है, अपना कॉन्फिडेंस हमेशा मोटिवेटेड अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बना के रखना है, मोटिवेटेड रहना है, ठीक है? और रिज़ल्ट क्या होगा, कट ऑफ किया जाएगा, आप लोग कम तैयारी किए हैं, कम पढ़े हैं, कोई चैप्टर नहीं आता है, अगर मान लीजिए उसका सवाल ही देखने को आ गया तो आप क्या करेंगे? ये सब बेकार का लोड जो होता है ना, बेकार का टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? जो होगा वो हो जाएगा। दूसरी बात, एक दिन में आप कर भी क्या लेंगे, है ना? आपके सामने तो जो आएगा आप लोगों को उसे फेस करना ही है, तो क्यों ना उसे फेस कर लिया जाए, वो भी हँसते हुए, है ना? बिना टेंशन के, जस्ट लाइक अ लायन, ठीक है ना? अब उसके अलावा मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है ना? देखिए, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना, तो उस समय मैं भी, आप में से बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट होंगे ना, जो कि एक्चुअली मुझसे शायद अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा होशियार होंगे, काफ़ी ज़्यादा तेज़ होंगे, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होंगे और काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे, ठीक है ना? और काफ़ी ज़्यादा मेहनती भी होंगे। मैं एक्चुअली शुरू में मेहनत नहीं करता था, ठीक है? तो जब भी मैंने प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट किया था, उस समय मैं भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाता था। तो स्टार्टिंग में एक्चुअली ऐसा होता था ना कि मॉक में मैं 1 घंटे का जो पेपर, एक्चुअली उस समय होता क्या था, 2017 का बात है। उस समय होता क्या था ना कि आप लोगों को पेपर जो है वो थोड़ा-सा कंपोजिट टाइम रहता था कि हाँ, 1 घंटे में आप लोगों को पेपर होगा। आरआरबी क्लर्क का और आरआरबी पीओ का अगर बात की जाए, तो वो अभी भी कंपोजिट टाइम में ही होता है 45 मिनट्स का। बट जो आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ या क्लर्क वगैरह का जो पेपर होता था ना, वो कंपोजिट टाइम उसके लिए दिया जाता था। बोलने का मतलब 1 आवर, 1 घंटा, ठीक है? अब उसमें से क्या होता था कि जब मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, तो मुझे 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसा बनता था, उसके बावजूद मुझे डेढ़ नंबर, कभी 2 नंबर, कभी अढ़ाई नंबर ऐसा आता था। और वो भी 4 क्वेश्चन मेरा कौन-सा बनता था? सिम्प्लिफिकेशन का। जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने टेस्ट आ गया, पहला अगर मैथ खुला, ठीक है? मैथ हम बना रहे हैं, बना रहे हैं, बना रहे हैं। 1 घंटा में हम सिम्प्लिफिकेशन किए। 2017 में मेरा ये हाल था। मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मतलब कसम से भाई, हम सच बता रहे हैं, एकदम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेरे साथ एक्चुअली ऐसा था पंगा, ठीक है ना? उसके बाद एक समय ऐसा आया कि जब मेरा एक्चुअली एग्ज़ाम वगैरह था और जब मैंने प्रिपरेशन एक्चुअली अच्छा कर लिया, ठीक है ना? लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन्स वगैरह था, वो हमसे नहीं बन पाता था। हम मतलब आईपीएस पीओ का अगर मान लीजिए बात किया जाए, आईपीएस पीओ का अगर मान लीजिए मेरा एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर मेरा मॉक टेस्ट में आ रहा है 29 नंबर, 31 नंबर, 32 नंबर, कभी 27 नंबर, कभी 22 नंबर, इस तरीके से मेरा नंबर आ रहा है। इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किया, वो गलत का गलत होता रहा, ठीक है? पूरा का पूरा मतलब मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम गया, ठीक है? नेगेटिव में चला गया। मैथ्स में मैंने जो भी अटेम्प्ट किया, एक तो मैथ्स में मैं सिम्प्लिफिकेशन वगैरह या स्कोरिंग टॉपिक्स के अलावा आगे कभी डीआई तक भी नहीं पहुँच पाता था। और स्कोरिंग टॉपिक में भी मेरा जो टाइम रहता था ना, वो बहुत ज़्यादा मैंने टाइम दे दिया, 30 मिनट, 32 मिनट, इस तरीके से मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंने बुरा कंडीशन मतलब मैंने झेला है भैया मॉक वगैरह के चक्कर में, ठीक है? और वही चीज़ एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा 30 नंबर या 29 नंबर मान लीजिए मान लेते हैं, और वो एक्चुअली मेरा मॉक का स्कोर रहा। लेकिन जब मैं रियल एग्ज़ाम में बैठता था, तो रियल एग्ज़ाम में मेरा नंबर बढ़ जाता था। क्यों? उसके पीछे कारण है। रियल एग्ज़ाम जो है ना, वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा, काफ़ी ईज़ी, काफ़ी डूएबल, जिसे आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, उस तरीके का, उस लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि वो सब क्वेश्चन जो है ना, वो आईबीपीएस में बैठे हुए एक्सपर्ट बनाते हैं, एक्सपर्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है? ना कि कोई मॉक टेस्ट जो कंपनी लोग ओन कर रहे हैं ना, उनके अंडर में काम करने वाले जो भी एस्पिरेंट्स हो गए या जो भी मॉक टेस्ट को बनाने वाले जितने भी एम्प्लॉइज़ वगैरह हो गए या एक्सपर्ट हो गए, ठीक है ना? वो लोग नहीं बनाते हैं। तो इस वजह से एक्चुअली मेरा ये बताने का मेन एक ही मकसद था कि पहले तो मेरा मॉक कट स्कोर बहुत ही खराब आता था। मैंने आपको बताया ही। आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि अरे यार ये तो कितना मतलब गधा है, कितना बेवकूफ़ है, इसका ऐसा आता था, मेरा तो इससे ज़्यादा आता है, ठीक है? मैं सही मैंने एक्चुअली पहले ही बता दिया कि आप में से बहुत सारे लोग जो होंगे ना मुझसे मेहनती होंगे, ब्रिलियंट होंगे, टैलेंटेड होंगे, ठीक है? हम नहीं थे उस टाइम, क्या करें? ठीक है ना? तो बात क्या है ना कि अगर मान लीजिए अभी के समय में आप लोगों का मॉक टेस्ट में जो भी स्कोर आया हो पिछले कुछ दिनों में, उसका कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि जब से मेरा एग्ज़ाम निकलना स्टार्ट हुआ ना, उस टाइम पे मैं कभी भी किसी भी मॉक टेस्ट का जो सीरीज़ है ना, आप लोगों को आरआरबी क्लर्क के लिए 20 टेस्ट मिला है या 20 मॉक टेस्ट मिला है। आरआरबी पीओ के लिए 20 मिला है, आईपीएस पीओ के लिए 20 मिला है, ऐसा करके जो कंपनीज़ वगैरह का रहता है ना, जो सेट रहता है कि 20 क्वेश्चन का 20 टेस्ट का सेट रहेगा आईपीएस पीओ के लिए, ऐसा करके एग्ज़ाम्पल
तो मैं कभी भी पूरा नहीं मतलब देता था, ठीक है? लेकिन फिर भी मेरा एग्ज़ाम निकल जाता था। ये एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम वगैरह निकलना स्टार्ट हुआ 2018 से, ठीक ना? तो उसके पीछे कारण क्या था ना कि मैंने एक्चुअली खुद के ऊपर काम किया। मैंने मॉक टेस्ट का टेंशन ही छोड़ दिया। मैंने बोला कि यार ये एक्चुअली जब हमको बेकार का हमको डिमोटिवेट कर रहा है, टेंशन दे रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है, भाई हटाओ हटाओ इसको, लात मारो। हम सच बोलते हैं। हम एक्चुअली उस समय मॉक टेस्ट से थोड़ा दूरी बना लिए। कभी-कभी किसी दिन मतलब मॉक टेस्ट वगैरह दे दिए, जो भी आया मार्क्स उसके बारे में हम कभी नहीं सोचे। बिकॉज़ हम सच बताते हैं, हमको जब रियल एग्ज़ाम में बैठना स्टार्ट किए ना, तब जाके हमको लगा कि यार रियल एग्ज़ाम तो कुछ और ही डिमांड कर रहा है। रियल एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है, जो उसका पैटर्न है, जो उसका लेवल है ना, वो कुछ और ही है और जो मॉक टेस्ट में हम लोग करते रहते हैं टाइम पास, वो कुछ और ही है। इस वजह से अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, जिनका भी अभी तक मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, अगर आप लोग अच्छे क्वेश्चंस को लगा चुके हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस को लगा चुके हैं और वो क्वेश्चन जितना टाइम में बनना चाहिए उतना टाइम में बन जाता है, तो मैं सच बताता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। मॉक टेस्ट का मार्क्स जो है ना वो कभी भी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही उसका परसेंटाइल वगैरह। और ये जो परसेंटाइल वगैरह का है ना, ये तो एक्चुअली अभी निकल के आया है 1-2 साल से, या खास कर कहें तो 1 साल से मुझे सुनने में आता है कि हाँ परसेंटाइल वगैरह चेक करो। उस टाइम पे तो मुझे पता भी नहीं था कि हाँ परसेंटाइल वगैरह भी चेक किया जाता है या ऐसा जो भी है। मैं सच बताता हूँ, मैंने अपने वीक टॉपिक्स के ऊपर काम किया, उसके ऊपर प्रैक्टिस किया, एक्यूरेसी के ऊपर काम किया और मेरा सिलेक्शन हो गया या मेरा एग्ज़ाम क्लियर होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना? इस वजह से अगर आप लोग मॉक में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं सच बताता हूँ, मॉक आप लोगों का जो फ्यूचर है वो डिसाइड नहीं करेगा। आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम है, उसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत हो जाएँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मॉक में स्कोर नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं। आप एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे ना जो सही में एग्ज़ाम निकाल लेंगे और वो लोग वही स्टूडेंट होंगे ना, मोस्टली वो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका मॉक में अच्छा स्कोर नहीं आता था और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है? और लास्ट में मेरी तरफ से ये है कि ऑल द बेस्ट। आप सभी के सभी जो है ना वो लेजेंड्स हैं, किंग हैं, योद्धा हैं, वॉरियर हैं। क्यों? जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो कॉम्पिटिशन है ना वो अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा वाइड हो चुका है। और ऐसे कंडीशन में अगर आप लोग एग्ज़ाम को फेस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर जो कंपटीशन का लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। जो आप लोग आरआरबी क्लर्क में अटेम्प्ट करने वाले हैं या जैसा आरआरबी क्लर्क का कट ऑफ रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। अगर आप लोग ऐसे टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, टफ बोलने का मतलब है कि जिसका कट ऑफ ऐसा रहता है, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं वो देखा जाए तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो टफ हो गया। तो ऐसे एग्ज़ाम को अगर आप लोग फेस करने जा रहे हैं, तो आप लोग वॉरियर हैं, योद्धा हैं, आप लोग लेजेंड हैं। ठीक है? तो कभी भी अपने आप को कम मत समझिए। दूसरा बात, अगर आपसे ज़्यादा किसी दूसरे का मॉक का स्कोर आ रहा है, तो वो आपसे बेटर है, ये मत सोचिए। सच बताता हूँ, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।